हेलो विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के व्याकरण में पद परिचय का जो टॉपिक है वो सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पद परिचय की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है और उस शब्द का या उस पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। जैसे एक वाक्य है, राम आम खाता है। इसमें देखो, राम भी शब्द है, आम भी शब्द है और खाता है ये भी शब्द हो गया। और वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसी को पद कहा जाता है। और इसका जब व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवा दिया जाता है तो उसे पद परिचय के नाम से जाना जाता है। अब जो पद परिचय का हमें जो पद परिचय करना होता है उसके अंतर्गत हमें कम से कम 2 या 3 बिंदु लिखने होते हैं। तो हम इसका व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाएंगे तो हमें 3 बिंदुओं के आधार पर हम इसको तैयार करेंगे। पहला जो बिंदु है वो अनिवार्य बिंदु है। तो पहले बिंदु में हमें यह निर्धारित करना है कि जो शब्द दिया हुआ है, जो पद दिया हुआ है, वो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। इसकी पहचान तो हमें करनी ही करनी है। इसके अलावा जो शब्द दिया हुआ है उसका हम लिंग निर्धारित करेंगे कि वो शब्द है या वो जो पद है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके अलावा हम उसका वचन निर्धारित करेंगे कि जो शब्द या पद दिया हुआ है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और लिंग भी 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हमारे सामने जैसे एक वाक्य है, राम आम खाता है। तो जो परीक्षा में जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें जिस शब्द का पद परिचय पूछा जाएगा उसके नीचे रेखांकित किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर तीनों ही शब्दों को रेखांकित कर दिया है, राम, आम और खाता है। तो हम तीनों ही शब्दों का पद परिचय करते हैं। सबसे पहले राम का पद परिचय करते हैं। राम संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। तो राम एक संज्ञा शब्द है क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है इसलिए ये संज्ञा हो गई। और एक व्यक्ति का नाम आता है तो वहाँ पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम इसका पद परिचय करने जा रहे हैं। राम है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो राम एक पुरुष है इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। फिर इसका वचन, राम एक व्यक्ति है तो इसका एक वचन हो जाएगा। इसी प्रकार हम आम का पद परिचय करते हैं। आम भी संज्ञा है, आम एक वस्तु हो गई, एक फल विशेष है इसलिए यहाँ पर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक का बोध हो रहा है, एक फल विशेष का नाम आया आम का, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर आम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। किसी भी शब्द में यदि कन्फ्यूजन हो तो हम किसी भी शब्द के आगे होता है या होती है जोड़ेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे आम होता है या होती है, आम होता है तो ये पुल्लिंग हो गया, फिर आम एक वचन के लिए आया है। तो फिर खाता है, जैसे खाना, पीना, सोना, खेलना, हंसना, ये सारी की सारी क्रियाएं होती है। तो खाता है का हम पद परिचय करते हैं तो ये क्रिया है। कौन सी क्रिया है? क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो, क्रिया में भी जैसे हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान करते हैं तो वाक्य में जो क्रिया दी हुई है उसके आगे हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है और उत्तर नहीं आ रहा तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वाक्य है, राम आम खाता है। तो खाता है क्रिया के आगे क्या लगाएंगे? क्या खाता है? आंसर आ रहा है आम खाता है। अगर आंसर आ रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर खाता है, पुल्लिंग अगर खाती है आता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो पुल्लिंग हो गया। फिर वचन की बात करें तो खा रहा है, एक व्यक्ति के लिए राम आम खाता है, एक जना खा रहा है तो एक वचन हो जाएगा। बहुवचन में जैसे खा रही हैं तो बहुवचन हो जाता। अब देखो, हम पद परिचय पूछते हैं तो मुख्य रूप से जैसे संज्ञा का पद परिचय पूछा जाता है, सर्वनाम शब्दों का पूछा जाता है, विशेषण का, क्रिया का या फिर अव्यय शब्दों का पद परिचय पूछा जाता है। तो हमें इनके संबंध में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। और ये जानकारी आप अब तक जब 9th क्लास तक का आपने अध्ययन किया है तो ये सामान्य जानकारी आप पढ़कर ही यहाँ आए हैं।
जैसे संज्ञा है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो उन 6 भेदों के बारे में उनके पहचान चिन्ह याद होने चाहिए, तो उनके आधार पर हम उनका पद परिचय कर सकते हैं। फिर बात करते हैं विशेषण की, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। बात करते हैं क्रिया की, किसी वाक्य में किसी कार्य का यदि होना या करना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक होते हैं। बात करते हैं अव्यय की। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं। तो इनकी हमें यदि सामान्य जानकारी है, अगर हम पहचान कर सकते हैं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, अगर हम इनकी पहचान कर सकते हैं तो हम पद परिचय को बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पहला ये जो बिंदु है, जो अनिवार्य बिंदु है, हमें इसकी पहचान तो करनी पड़ेगी कि आखिरकार वो शब्द है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो इनकी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो अब देखो, मैं थोड़ी इसकी जो सामान्य रूप से इनकी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। संज्ञा शब्दों की सबसे पहले हम बात करते हैं। संज्ञा की परिभाषा सब जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है? जहाँ एक का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक होती है। जहाँ संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है वहाँ जातिवाचक। कहने का मतलब यदि एक व्यक्ति का, एक वस्तु का और एक स्थान का यदि बोध हो रहा है तो हम वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। जहाँ पर संपूर्ण का बोध हो रहा है, संपूर्ण जाति, वर्ग, समूह का, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा की। जिसे हम देख नहीं सकते, केवल भावों को महसूस कर सकते हैं, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब देखो पहचान कैसे करेंगे, जैसे मैंने इसके लिए एक डायग्राम बना दिया है। जैसे जातिवाचक संज्ञा अपन को दिमाग में ये रखना है, इसमें संपूर्ण का बोध होता है, व्यक्तिवाचक में एक का बोध होता है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में हम ये इस प्रकार से हम इसमें भिन्नता का पता करेंगे। जहाँ संपूर्ण का बोध होगा वहाँ जातिवाचक, और जहाँ पर एक का बोध होगा वहाँ व्यक्तिवाचक। जैसे लड़का शब्द है तो संपूर्ण लड़कों का बोध हो रहा है, किसी लड़के का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। परंतु यदि किसी एक का बोध हो जाए, एक व्यक्ति का बोध हो जाए, एक का नाम दे दिया जाए, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो नाम आ गया, केवल राम शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वहाँ पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो लड़की है, लड़की में जातिवाचक है, संपूर्ण लड़कियाँ आ गई, संपूर्ण का बोध है, किसी का नाम नहीं है। परंतु किसी लड़की का नाम आ जाए, जैसे सीता है, सीता में पूछा जाता है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक शब्द है तो पुस्तक संपूर्णता का बोध कराता है, किसी पुस्तक का नाम नहीं है, केवल पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है। परंतु यदि एक पुस्तक का नाम दे दिया जाए, जैसे रामायण दे दिया, महाभारत दे दिया, कुरान दे दी, गीता दे दी, तो वहाँ पर संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। परिभाषा भी यही कहती है, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राज्य है, किसी राज्य का नाम नहीं है, जातिवाचक। किसी राज्य का नाम दे दिया, राजस्थान, तो वहाँ पर हो जाएगी व्यक्तिवाचक। जिला है, संपूर्ण जिलों का बोध है, तो यहाँ पर जातिवाचक। परंतु यदि किसी एक जिले का नाम आ गया, जैसे सीकर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार मान लो किसी भी जहाँ पर संपूर्णता का बोध होगा वहाँ जातिवाचक संज्ञा ही होगी। जैसे केवल विद्यालय शब्द में पूछ लिया जाए, जातिवाचक संज्ञा है। परंतु किसी यदि विद्यालय का नाम दे दिया जाए, जैसे विवेक भारती स्कूल, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब जहाँ संपूर्णता का बोध जातिवाचक, किसी एक का बोध करवा दिया जाए, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जैसे जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल भाव प्रकट होते हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बचपन है, बचपन को देखा नहीं जा सकता, बचपन को महसूस किया जा सकता है। बचपन एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, ये केवल भाव है, इन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे स्नेह है, स्नेह एक भाव है, प्रेम भी भाव है। घृणा है, जैसे वो इससे घृणा करता है, तो उस घृणा को हम देख नहीं सकते, वो केवल एक भाव है, घृणा का भाव हो गया। साहस है, साहस का भाव हो गया। तो जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर केवल भाव प्रकट होते हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है।
अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक वाक्य है उदाहरण के तौर पर, राम पुस्तक पढ़ता है। अब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, राम के नीचे और पुस्तक के नीचे अंडरलाइन कर दिया, रेखांकन कर दिया और इसका पद परिचय पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले राम का पद परिचय करेंगे। हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, इसलिए जैसे राम है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये संज्ञा है। एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर पुल्लिंग है और वचन एक है, तो एक वचन हो जाएगा। पुस्तक है, हम पढ़ चुके हैं, पुस्तक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो रहा है, तो वह पुस्तक वस्तु है, इसलिए संज्ञा हो गई। फिर किसी पुस्तक का नाम नहीं है, संपूर्णता का बोध है, तो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। बात करते हैं पुस्तक होता है या पुस्तक होती है। होती है तो स्त्रीलिंग हो गया। फिर पुस्तक है, न कि पुस्तकें हैं, तो एक वचन हो गया। तो इसी प्रकार हम पद परिचय, किसी भी शब्द का हम पद परिचय कर सकते हैं। तो हमने संज्ञा शब्दों का पद परिचय किया। अब हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा सब जानते हो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया और निजवाचक हो गया। तो ये सर्वनाम के भेदों का सभी को पता होना चाहिए, प्लस इनकी पहचान पता होनी चाहिए। जब आपको सर्वनाम के भेद पता है, इनकी पहचान पता है, तो आप बिना किसी संकोच के इनका पद परिचय कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्वनाम के नाम दिए हुए हैं, प्लस इनकी पहचान दी हुई है, तो ये आपको याद करनी है। जैसे मान लो कोई शब्द आ जाए, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे। अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, यह, वह, ये, वे। तो इस प्रकार के शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मान लो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह, वह, ये, वे। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। अब आपके यह एक प्रकार का डाउट होगा कि यह, वह, ये, वे पुरुषवाचक में भी है और निश्चयवाचक में भी है। तो आप इनमें केवल छोटा सा अंतर रहेगा। अगर किसी वस्तु के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, इन सर्वनामों का प्रयोग होता है, तो वस्तु के संदर्भ में तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और इन सर्वनामों का प्रयोग यदि पुरुष के संदर्भ में किया जाता है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे फिर अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ, किसी, कोई आ रहा है, कुछ रुपए देना, किसी ने कहा, ये सारे शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन, क्या, कितना, कौन जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, कितने रुपए हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दो दो योजक शब्द यदि साथ आ जाएं, जैसे जो के साथ सो, जिसका, उसका, जितना, उतना, इस प्रकार के यदि शब्द होते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगर कोई शब्द अपनेपन का बोध कराता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, अपनी, अपने, तो इस प्रकार के शब्दों में निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। ध्यान देने वाली बिंदु बात ये भी है, यहाँ पर सभी बच्चे इस बात का भी ध्यान दें। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो, सर्वनाम का पता नहीं चल पा रहा हो कि जैसे सर्वनाम, आपने ये तो पहचान कर ली कि शब्द में सर्वनाम है, लेकिन यदि आप कन्फ्यूज़न में हो या पहचान नहीं कर पा रहे हो कि इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपको वो बिंदु लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा भी लिख सकते हो, जैसे सर्वनाम लिख दिया, उसके बाद में अगला बिंदु आप लिंग का लिख सकते हो और वचन का लिख सकते हो। इस प्रकार से अपने 3 बिंदु हो जाएंगे और उस स्थिति में नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सर्वनाम की केवल आपको पहचान याद रखनी है, इनके नाम याद रखने हैं, उसके आधार पर ही आप पद परिचय कर सकते हो। वह जयपुर जा रहा है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर वह के नीचे रेखांकन किया है, अपन ने सर्वनाम पढ़ा है तो अपन को पता है वह एक सर्वनाम है। कौन सा है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि वह ये तो निश्चयवाचक भी हो सकता है या फिर पुरुषवाचक भी
हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति के संदर्भ में है तो पुरुषवाचक, किसी वस्तु के संदर्भ में है तो निश्चयवाचक। जैसे वह जयपुर जा रहा है, अब जयपुर जाने वाला तो कोई आदमी होगा, कोई वस्तु थोड़ी जा रही है। आदमी जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। जयपुर जा रहा है, जा रही नहीं है, जा रहा है तो पुल्लिंग हो गया। फिर जा रहा है एक वचन है, जा रहे हैं तब बहुवचन हो जाता, लेकिन जा रहा है यानी एक जना जा रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? एक वचन। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता ही नहीं है, अनिश्चय की स्थिति है तो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर कोई आ रहा है इसका मतलब पुल्लिंग है। फिर आ रहा है यानी एक वचन के लिए, रहे नहीं है, रहे होता तो बहुवचन हो जाता। आ रहा है इसका मतलब एक जन आ रहा है तो एक वचन हो गया। इस प्रकार से हम सर्वनाम का पद परिचय कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। ये आपके ध्यान में होने चाहिए। सर्वनाम के 4 भेद और इनकी जो पहचान है वो कैसे करेंगे? जैसे रंग का, रूप का, आकार का, दशा, दिशा का बोध हो रहा है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। कोई भी रंग आ जाए, जैसे लाल है, हरा है, सफ़ेद है, किसी भी रंग का प्रयोग होता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण, जैसे लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता हो गई, कैसी मिर्च? लाल मिर्च। जैसे श्वेत कबूतर, कैसा कबूतर? सफ़ेद कबूतर। तो रंग वाले जो शब्द होते हैं तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। रूप का बोध हो जाए, जैसे सुंदर है, बदसूरत है, तो रूप का बोध हो रहा हो तो वहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण। आकार का बोध हो रहा हो, जैसे छोटा है या बड़ा है, गुणवाचक विशेषण। दशा का बोध हो रहा है, दशाइन स्थिति का बोध होता है तो वहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण। जैसे फटी साड़ी, साड़ी की स्थिति कैसी है? फटी हुई है तो गुणवाचक विशेषण। दिशा, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दिशाओं का बोध हो रहा है तो वहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे पूर्वी हवाएं चल रही है, कैसी हवाएं? पूर्वी, तो ये हवा की विशेषता हो गई पूर्वी, गुणवाचक विशेषण। किसी संख्या का बोध होता है तो वहाँ पर संख्यावाचक होता है। किसी मात्रा का बोध होता है तो परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में केवल यही अंतर है, संख्या का बोध है संख्यावाचक और मात्रा का बोध है परिमाणवाचक। जैसे 300 रुपये देना, तो ये रुपये की संख्या हो गई 300, तो संख्यावाचक है। परंतु इसी से मिलता जुलता शब्द जैसे 3 लीटर दूध देना, लीटर, मीटर, ये क्या होते हैं? मात्रावाचक शब्द है। जैसे मीटर आ गया, लीटर आ गया, किलोग्राम आ गया, तो इस प्रकार के जो मात्रा सूचक शब्द हैं उनमें परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संकेतवाचक, जब सर्वनाम का प्रयोग संकेत करने के लिए किया जाए तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होता है। सर्वनाम अपन पढ़ ही चुके हैं, ऊपर दिए हुए हैं सारे, मैं, हम, तुम, ये, वे, यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, किसी, कौन, क्या, कितना। तो इन सर्वनामों का प्रयोग यदि किसी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होता है। लेकिन शर्त यह है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है वो सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा होगा। जैसे एक वाक्य है, चंद्रशेखर आज़ाद वीर पुरुष थे। चंद्रशेखर आज़ाद वीर पुरुष थे। यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताइए, कैसे पुरुष थे? वीर। पुरुष की विशेषता बताइए, वीर, वीरता, ये इसमें विशेषता है। तो यहाँ पर वीर क्या हो गया? वीर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो वीर विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये गुण है, वीरता, वीरता गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर वीर पुरुष एक के लिए आया है, एक वचन है, पुरुष फिर पुल्लिंग है, पुरुष पुल्लिंग है और एक के लिए आया तो एक वचन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो एक वाक्य और है, 1 लीटर दूध देना। कितना दूध? 1 लीटर। तो ये 1 लीटर क्या हो गया? दूध की विशेषता हो गई, तो ये विशेषण है। अपन ने पढ़ रखा है कौन सा विशेषण है? मात्रा का बोध हो रहा है तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो विशेषण परिमाणवाचक विशेषण हो गया। फिर जो मात्रा सूचक शब्द होते हैं, जैसे दूध है, एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखना, जो मात्रा सूचक शब्द है उनमें हमेशा ही एक वचन होगा, तो एक वचन हो गया, मात्रा सूचक शब्द है। फिर दूध होता है या दूध होती है? होता है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम विशेषण शब्दों का पद परिचय करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्रिया की। तो क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक तो होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक का अर्थ होता है अभाव,
यानी कर्म का अभाव, और स का अर्थ होता है सहित यानी कर्म सहित। जिसमें कर्म का अभाव होता है, जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रिया होती है। पहचान मैंने आपको पहले भी बताई थी। किसी भी क्रिया की पहचान करनी है तो क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम आम खाता है, जैसे खाना पीना सोना हंसना खेलना रोना, ये सारी क्रियाएं होती है। तो खाता है के नीचे रेखांकन किया गया है, तो खाता है का हम पद परिचय करते हैं। तो खाता है क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया, क्या खाता है, क्या का उत्तर आ रहा है आम, तो सकर्मक क्रिया हो गई। तो खाता है न कि खाती है, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, केवल एक के लिए आया है। इसी प्रकार देखो दूसरा वाक्य, कुत्ता भौंकता है। भौंकता है के नीचे अंडरलाइन है, तो भौंकता है का हम पद परिचय करते हैं। तो भौंकना क्रिया है एक, भौंकना चिल्लाना ये सारी क्रियाएं होती है। कौन सी क्रिया है, क्या भौंकता है, कोई उत्तर नहीं। कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। कौन का उत्तर आ रहा है, क्या का नहीं आ रहा है, क्या भौंकता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर कुत्ता पुल्लिंग होता है, फिर एक वचन है कुत्ता, न कि कुत्ते हैं। कुत्ता है तो एक वचन हो जाएगा। इस प्रकार हम क्रिया शब्दों का पद परिचय करेंगे। अब जो अंत में है अव्यय, जिसमें कोई वे नहीं होता, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अव्यय कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें भी अपन को पहचान से नहीं याद रखनी है। क्रिया जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब की यहाँ पर पहचान दी हुई है। जैसे यहाँ वहाँ, जो स्थान वाले शब्द होते हैं, ऊपर नीचे, जैसे काल समय वाले जो शब्द होते हैं, कल परसों, धीरे धीरे, कम ज़्यादा, ऐसे शब्दों में क्रिया विशेषण होता है। और तथा, किंतु, परंतु, या, जबकि, ऐसे शब्दों में समुच्चय बोधक अव्यय होता है। की और की तरफ जैसे शब्दों में संबंध बोधक होता है। हाय अरे वह ऐसे शब्दों में विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो इस प्रकार अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब जैसे एक नीचे वाक्य दिया हुआ, चित्ता तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता बताई गई है। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो हम तेज शब्द का यदि हम पद परिचय करते हैं तो तेज अव्यय हो गया। कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर चीता के लिए आया है तो चीता पुल्लिंग है। फिर तेज दौड़ता है यानी एक के लिए आया तो एक वचन है। दूसरा वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह है, वाह अरे वाह हाय ऐसे शब्दों में विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो अव्यय हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर दृश्य होता है इसलिए पुल्लिंग हो गया, दृश्य के लिए है, फिर ये एक वचन हो गया। तो इस प्रकार से हम पद परिचय का जो ये बिंदु है इसको आराम से हल कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय इनकी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। और मैंने बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में इनके सामान्य जानकारी आपको दी है। तो आप जो इतना सा छोटा सा मैटर दिया हुआ है, इसका यदि आप अच्छे ढंग से अध्ययन करते हो तो पद परिचय के बिंदु में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।